जब पूरी दुनिया अंधेरे में हो, तब एक अकेला दीपक कितना फर्क ला सकता है। रात के तीसरे पहर का समय था। कोहरे से ढकी सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ चिर परिचित खामोशी। दिल्ली की सर्दी हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन बिरला भवन के एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी अभी भी जाग रहा था। कमरे में रखी चौकी पर एक सादा चादर ओढ़े, आधा झुका, पतला सा शरीर बैठा था। उसके पास एक चरखा रखा था, लेकिन आज वो घूम नहीं रहा था। वो व्यक्ति किसी पत्र को पढ़ रहा था। किसी गांव के किसी अनजान बच्चे ने लिखा था, बापू, आप क्यों नहीं सोते? क्या आपको भी डर लगता है अंधेरे से? वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक दीप्ति थी, वैसी दीप्ति जो सिर्फ उन्हीं की आंखों में होती है जो अंधेरे को रोशनी में बदलना जानते हैं। डर नहीं लगता बेटे, उसने जैसे हवा से कहा, पर जब पूरी दुनिया सो रही हो तो किसी एक को जागते रहना होता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक अकेला इंसान, बिना तलवार उठाए, बिना बंदूक चलाए, बिना ललकारे, एक साम्राज्य को हिला सकता है? क्या कोई व्यक्ति जो न राजा है, न सेनापति, न धनवान, सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज के बल पर करोड़ों दिलों में क्रांति जगा सकता है? क्या सच में सिर्फ सत्य और अहिंसा जैसे कोमल शब्दों से किसी राष्ट्र को आज़ादी दिलाई जा सकती है? ये सवाल किसी किताब में नहीं लिखा था। ये सवाल तो एक माँ की आंखों में था, जो अपने बेटे को अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से बचाना चाहती थी। ये सवाल एक किसान की हथेली में था, जिसकी फसल बिना न्याय के छीन ली गई थी। ये सवाल था और जवाब था। मोहनदास करमचंद गांधी। ये कोई साधारण जीवनी नहीं है। यह एक प्रेम कथा है, लेकिन ये प्रेम एक व्यक्ति से नहीं, एक विचार से है। ये कथा है उस आग की जो एक इंसान के भीतर जलती रही, अपने देश, अपने लोगों और सबसे ज्यादा अपने सत्य के लिए। ये कहानी है एक यात्रा की, दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर साबरमती तक, जेल की कोठरी से संसद के गलियारों तक। पर सबसे बढ़कर ये कहानी है उस अहिंसा की जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन जो शायद इतिहास की सबसे शक्तिशाली क्रांति थी। एक झलक, ये कथा आपको कहाँ ले जाएगी? 1. बालक मोहन के डर और ईमानदारी से शुरू होकर 2. लंदन की गलियों से गुजरती हुई 3. दक्षिण अफ्रीका की ट्रेन में हुए अपमान से निकलती आग तक 4. चंपारण की मिट्टी में बंधते विश्वास तक 5. नमक की एक मुट्ठी से उठती गर्जना 6. और अंत में, हे राम, की गूंज में समा जाने तक। हर अध्याय एक भावनात्मक दरवाज़ा होगा, हर दृश्य में एक दिल धड़कता मिलेगा, और हर संवाद एक सवाल बनकर आपके अंदर गूंजेगा। गांधी कौन था? एक व्यक्ति या एक विचार? क्या गांधी बस वह था जिसने धोती पहनी, हाथ में लाठी ली और चुपचाप जेल चला गया? या वह एक विचार था जो हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के खड़ा होता है, फिर से जन्म लेता है? गांधी वह रोशनी था जो कहा करता था, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। और शायद ये कहानी उसी बदलाव की भी है जो आज भी तुम्हारे और मेरे अंदर कहीं छुपा है। कल्पना करो, तुम एक छोटी सी नाव में बैठे हो। गंगा नदी शांत है, सूरज डूब रहा है। अचानक पास बैठा एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है, तुम्हारे कान में कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने वो सब कैसे किया? बिना खून बहाए, बिना गुस्से के। और तुम सिर हिलाते हो, हाँ, यही इस स्क्रिप्ट की शुरुआत है। ये यात्रा अब शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। अब हम चलेंगे उस पहले मोड़ की ओर, जहां एक बच्चा मोहन चोरी करता है और फिर मां के सामने आत्मस्वीकृति में रो पड़ता है। जहां प्रेम, भय और ईमानदारी पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। पोरबंदर की पतली गलियों में रात की हवा कुछ अलग सी थी, नर्म, मीठी और रहस्य से भरी। घर के भीतर एक दीपक जल रहा था,
उसका पीला उजाला एक छोटे से लड़के के चेहरे पर पड़ रहा था। वह बैठा था माँ के पास, उसकी गोदी में सिर रखे। माँ, यानी पुतलीबाई, वह स्त्री जिसकी आंखों में ईश्वर की परछाई थी। उसके होंठ लगातार माला के साथ मंत्र जप रहे थे, पर उसकी उंगलियां उस नन्हे बालक के बाल सहला रही थीं। माँ, बच्चे ने धीमे से पूछा। झूठ बोलना पाप है ना? माँ रुक गई। उसकी आंखें लड़के की तरफ मुड़ गईं। क्यों पूछा मोहन? लड़का कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें भर आईं, और अगले ही पल उसने माँ के हाथों में एक कागज थमा दिया। वह एक स्वीकारोक्ति पत्र था, एक 10 साल के बच्चे की लिखावट में। उसमें लिखा था, मैंने घर से थोड़ा सा पैसा चुराया था। मुझे दुख है, मैं खुद को सजा देना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बालक के माथे को चूमा और बस कहा, आज तूने मुझे जीत लिया मोहन। वो पहला क्षण था जब सत्य और आत्मस्वीकृति का बीज बोया गया। कौन था ये बच्चा? वह कोई असाधारण दिखने वाला नहीं था। दुबला पतला, थोड़ा संकोची, बहुत ज्यादा बोलने वाला भी नहीं। स्कूल में औसत छात्र, खेलों में कमजोर। लेकिन उसमें एक चीज थी, भीतर की आग। वो हमेशा पूछता, क्यों? किसी ने कहा रावण बुरा था। उसने पूछा, पर उसने शिव की भक्ति भी तो की थी। वो बातों को तोता रटंत की तरह नहीं स्वीकारता था। वो सवाल करता था, और यही प्रश्न करने की जिज्ञासा उसकी पहली पहचान बनी। माँ पुतलीबाई, गांधी के भीतर की गांधी। अगर गांधी जी को जानना है तो पहले माँ पुतलीबाई को समझो। हर सोमवार व्रत, बीमार बेटे के लिए उपवास भी, हर शाम तुलसी के पास दीपक, और हर रात बेटे को रामायण का एक अंश सुनाना। एक बार मोहन बीमार पड़ा। डॉक्टर ने मांसाहार की सलाह दी, ताकत के लिए। घर में जैन परंपरा थी, माँ ने मना कर दिया। मोहन ने बहन को चुपके से कहा, क्या होगा अगर मैं एक अंडा खा लूं? लेकिन जब उसने माँ की आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ प्यार नहीं था, वहाँ आस्था थी। और उसने वो अंडा नहीं खाया। ये छोटी छोटी घटनाएं थीं, लेकिन इनसे ही बना एक ऐसा चरित्र जो आगे चलकर हर परिस्थिति में संयम की मिसाल बना। मोहन को गणित से डर लगता था, लेकिन उसमें एक बात थी, वह धोखा नहीं दे सकता था। एक बार शिक्षक ने पूरे वर्ग से कप्तान कुक की वर्तनी लिखवाई। सबने गलत लिखा। शिक्षक ने सही स्पेलिंग बताई और कहा, देखो मोहन, पास के लड़के से देखकर सही कर लो। पर मोहन ने सिर हिला दिया, गलत तो गलत ही रहेगा, चाहे डांट पड़ जाए। वो पहला क्षण था जहां उसने समाज की आदतों को चुनौती दी। एक बार वह अकेले बाजार गया। किसी ने उसके पीछे भूत प्रेत की कहानी कह दी। मोहन ने दौड़ लगा दी, ऐसा भागा कि घर आकर सीधे माँ से लिपट गया। माँ ने तब सिर्फ एक बात कही, जो सत्य में जीता है उसे कोई भूत नहीं छू सकता। उस दिन डर थोड़ा कम हुआ, और मन में कहीं सत्य के साथ खड़ा होने का बीज फिर से उगाया। गांधी जी खुद लिखते हैं, मैंने जीवन में एक बार चोरी की, लेकिन वो रात मैंने सोई नहीं। आत्मा ने भीतर से कचोटा, और अंत में मैंने माँ को चिट्ठी में सब बता दिया। ये घटना छोटी लग सकती है, लेकिन इसमें एक पूरा दर्शन छिपा है। गलती करना मानव है, लेकिन उसे स्वीकार करना गांधी है। जहां और बच्चे दंड से डरकर छिप जाते थे, वहां मोहन सजा मांगता था, क्योंकि उसे मुक्ति मिलती थी सत्य में। उसे बचपन में ही समझ में आ गया था कि ईश्वर मंदिर में नहीं, आत्मा की शुद्धता में बसता है। सच्चाई किसी किताब का विषय नहीं, जीने की शैली है। और सबसे जरूरी, माँ का प्यार सबसे बड़ी पाठशाला है। ये प्रेम कहानी कोई रूमानी कहानी नहीं थी, यह एक आत्मा और उसकी परछाई की कहानी थी। माँ, जो उसकी अंतरात्मा बन गई, और मोहन, जो जीवन भर माँ के आदर्शों से कभी न डिगा। जब जब मोहन दुनिया से लड़ा, दरअसल वह माँ की गोद में सीखे एक पाठ के साथ खड़ा हुआ। उस समय शायद किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा, जो डर से कांपते हुए चोरी स्वीकार कर रहा है, एक दिन अंग्रेजों के सम्राट से भी सत्य की बात करेगा। पर नियति जानती थी,
और हवा जानती थी, और शायद माँ भी जानती थी। इस अध्याय का सार, एक बच्चे की ईमानदारी में छिपा था आने वाले गांधी का बीज। एक माँ की ममता में छिपी थी आध्यात्मिकता की गहराई, और एक छोटे शहर के साधारण जीवन में पल रही थी एक असाधारण आत्मा। जहाँ एक गुजराती लड़का लंदन की चकाचौंध में भी अपनी आत्मा को न खो सका। सूरज डूबने को था। मुंबई के बंदरगाह पर हलचल थी। बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहने एक दुबला पतला नौजवान अपनी माँ के चरणों को स्पर्श कर रहा था। माँ की आंखें डबडबाई हुई थीं, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था, बस मौन प्रार्थना। मोहन, वचन याद है? हाँ माँ, मैं मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं छूंगा, और चरित्र की रक्षा करूंगा। माँ ने बेटे की आंखों में देखा, वो आंखें जो अब तक सिर्फ तुलसी के दीपक में डूबती थीं, अब समंदर के पार जाने को तैयार थीं। मोहनदास ने पहली बार समुद्र को इतने पास से देखा। लहरें उफनती थीं, डराती थीं, और फिर थम जाती थीं, जैसे जीवन की चुनौतियां। जहाज पर बाकी यात्री हंसी ठिठोली में लगे थे, लेकिन मोहन सबसे अलग, एक कोने में बैठा, चुपचाप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता रहा। एक अंग्रेज महिला पास आई, मुस्कराई और बोली, इतना चुप क्यों हो, नौजवान? मोहन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी आत्मा की बात सुनना सीख रहा हूँ। वो मुस्कराई, पर शायद समझ न सकी, ये लड़का किसी किताब की शिक्षा से नहीं, अंतरात्मा की भाषा से बड़ा हो रहा था। पहला दिन लंदन का, एक और ग्रह की तरह। लंदन, ठंडा, तेज, अपरिचित। जब मोहन पहली बार वहां उतरा, तो सबसे पहले उसकी नज़र गई सड़कों पर चलते अंग्रेज़ों की चाल पर, आत्मविश्वास से भरी, तेज और निर्भीक। उसने देखा, वहां हर आदमी मानो किसी दौड़ में शामिल है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। चेहरे पर मुस्कान नहीं, आंखों में सपने नहीं, सिर्फ चाल और चालाकी। मोहन के लिए ये पूरी तरह अलग दुनिया थी। कपड़े, चाल ढाल और अपने आप से टकराव। मोहन एक दिन अपने हॉस्टल में खड़ा दर्पण देख रहा था। उसने जो सूट पहना था, वो उससे मेल नहीं खा रहा था। टोपी, कोट, चमड़े के जूते, सब कुछ नया था। लेकिन उसके अंदर का मोहन अभी भी धोती में माँ की ममता ढूंढ रहा था। उसने अंग्रेजी तौर तरीके सीखने की ठानी, नफासत, डांस, फ्रेंच भाषा, वायलिन बजाना। पर हर बार उसे लगा, मैं कुछ सीख तो रहा हूँ, पर खोता क्या जा रहा हूँ। एक शाम जब वह डांस क्लास में अपने पैरों को जमीन से मिलाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके कानों में माँ की आवाज़ आई, मोहन, तू क्या करने गया है? नाच सीखने या अपने आप को खोने? वह भागा, क्लास से, उस दिखावे से, उस संघर्ष से, और फिर कभी वापस नहीं गया। शाकाहार बनाम सभ्यता। लंदन में शाकाहारी रहना आसान नहीं था। सब उसे समझाते, केवल मांस ही ताकत देता है, शराब के बिना आप अंग्रेजी सर्दियों में कैसे जीवित रहेंगे? पर मोहन ने वचन दिया था, और वचन उसके लिए कानून था। वह सड़कों पर घंटों भटकता, सिर्फ ये जानने की कहाँ शुद्ध भोजन मिलेगा। और फिर एक दिन, एक छोटे से शाकाहारी होटल की खिड़की पर एक बोर्ड देखा, यहाँ मांस रहित भोजन परोसा जाता है। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को एक आश्रय मिल गया। शाकाहार से आत्मा अनुशासन तक, वही होटल उसके लिए स्कूल बन गया। वहाँ उसने शाकाहार पर पुस्तकें पढ़ीं, स्वावलंबन सीखा, खाना बनाना, कपड़े धोना, वक्त पर उठना, और सबसे ज़रूरी, अपनी आत्मा से मित्रता करना सीखा। यहाँ से मोहन का परिचय शुरू हुआ योग, उपवास और प्राकृतिक चिकित्सा से, जो आगे चलकर गांधीवाद का हिस्सा बने। धर्मों का संगम, आत्मा की खोज। लंदन में मोहन सिर्फ अंग्रेजी कानून नहीं पढ़ रहा था, वो धर्मों का संगम देख रहा था। चर्च में बाइबल सुनता, यहूदी साथियों से टोराह की कहानियां सीखता। थियोसोफिस्ट क्लब में उसे भगवद गीता फिर से मिली, अब नए अर्थों में। उसने पहली बार जाना कि हर धर्म सत्य की खोज है, और सत्य एक है, एक खत, आत्मा का संघर्ष। एक दिन एक पारसी मित्र ने मजाक में कहा, गांधी, तुम अपनी भारतीय सोच लेकर यहाँ कुछ नहीं कर सकते।
यहाँ सब प्रैक्टिकल होता है, सिद्धांत नहीं। उस रात मोहन बहुत देर तक छत की ओर देखता रहा और फिर एक चिट्ठी लिखी खुद को। मैं किसी भी सभ्यता से डरूंगा नहीं, मैं सीखूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। वह पहला दिन था जब उसने ठान लिया, मैं पश्चिम से ज्ञान लूंगा पर आत्मा नहीं दूंगा। वकालत की पढ़ाई पर आत्मा का रास्ता दूसरा। वह कानून में पास हो गया, बैरिस्टर बन गया, लेकिन मन अब भी बेचैन था। उसे लगा कि सिर्फ मुकदमे लड़ना उसका लक्ष्य नहीं। उसे अब दिखने लगा था, उसके भीतर कोई और आग जल रही है। एक आग जो कहती थी, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बने मोहन, तुम किसी और के लिए जन्मे हो। एक प्रेम कथा आत्मा और व्रतों के बीच। यहाँ प्रेम की परिभाषा रूमानी नहीं थी, ये प्रेम था आदर्शों के प्रति, अपने वचनों के प्रति और सबसे ज्यादा आत्मा के प्रति, सच्चाई के प्रति प्रेम। गांधी के लिए लंदन कोई महान जीत का शहर नहीं था, यह वह जगह थी जहां उसने अपनी आत्मा को पहली बार दुनिया की चकाचौंध से बचाया। इस अध्याय का सार, मोहनदास ने लंदन में जीना सीखा लेकिन आत्मा को कभी मरने नहीं दिया। उसने सीखा कि पश्चिम का ज्ञान और पूर्व की चेतना साथ चल सकते हैं। उसने जाना कि सभ्यता का मतलब कपड़े नहीं, विचार होते हैं। और सबसे जरूरी, उसने खुद को खोने से रोक लिया। जब एक ट्रेन के डिब्बे से फेंका गया आदमी एक राष्ट्र की आत्मा बन गया। 7 जून 1893 की रात थी। दक्षिण अफ्रीका का मारिट्सबर्ग स्टेशन ठंडी हवा में लिपटा हुआ था। ट्रेन के डिब्बे में एक भारतीय सज्जन, कोट टाई और बैरिस्टर की टोपी पहने, चुपचाप किताब पढ़ रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और तभी एक गोरा यात्री आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भारतीयों को प्रथम श्रेणी में जाने की अनुमति नहीं है। गांधी ने शांति से टिकट दिखाया, लेकिन अगला पल इतिहास का सबसे कड़वा लेकिन पवित्र मोड़ था। उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। बर्फीली रात में, कोट से भीगते हुए, स्टेशन के बेंच पर बैठा वह इंसान अपमान से थरथराता नहीं था। वो भीतर कुछ नया बन रहा था, भीतर जल रही थी कोई नई आग। उस बेंच पर बैठे गांधी के मन में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि सवाल थे। मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर क्यों निकाला गया? मैंने तो अंग्रेजी सीखी, वकालत की, सभ्यता अपनाई, फिर ये भेदभाव क्यों? क्या मैं सिर्फ रंग के कारण अयोग्य ठहराया गया? और उसी क्षण उसने फैसला किया, मैं अपमानित होकर भारत नहीं लौटूंगा। जब तक मैं इस अन्याय का सामना नहीं करता, मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। दक्षिण अफ्रीका, एक अस्थायी पड़ाव, स्थायी परिवर्तन। शुरुआत में गांधी 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, एक कानूनी केस के सिलसिले में। लेकिन अब वह एक मुकदमे के वकील नहीं थे, अब वह न्याय की खोज के सिपाही बन चुके थे। पहला विरोध, बिन तलवार का युद्ध। गांधी ने देखा कि वहां भारतीयों को बसों में पीछे बैठाया जाता है, सड़कों पर चलने से रोका जाता है, कोर्ट में पगड़ी पहनने पर अपमानित किया जाता है। और सबसे भयानक, एक नया कानून बन रहा था कि हर एशियाई नागरिक को अंगूठे का निशान देकर पुलिस से पहचान लेनी होगी। यह आत्मा का अपमान था। एक पूरी कौम को शक की निगाह से देखा जा रहा था। गांधी ने एक बैठक बुलाई, 3000 से ज्यादा लोग जमा हुए और वहीं उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आत्मबलिदान। सत्याग्रह, प्रेम की नई परिभाषा। गांधी का सत्याग्रह कोई हिंसा नहीं थी, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा थी। अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, अगर वे जेल में डालें तो मुस्कराकर जाओ, अगर वे लाठी मारें तो भी क्रोध मत करो। यह कोई डरपोक रास्ता नहीं था, ये तो वो मार्ग था जहां चलना सिर्फ बहादुरों का काम था। प्रेम कथा, एक पत्नी, एक क्रांति। इस पूरी लड़ाई में उनके साथ एक और आत्मा भी थी, कस्तूरबा। दक्षिण अफ्रीका में जब सत्याग्रह आंदोलन तेज हुआ तो कस्तूरबा भी जेल गईं। एक बार गांधी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रुक जाओ। कस्तूरबा ने मुस्कराकर कहा, मोहन,
क्या सिर्फ तुम्हें ही अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो गांधी की आत्मा का दर्पण थी। अंदर की लड़ाई बाहरी दुनिया से भी कठिन। गांधी सिर्फ बाहर की लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहे थे, वे भीतर खुद से भी जूझ रहे थे। खाने में संयम, केवल उबली सब्जियां, ब्रह्मचर्य, जीवन को पवित्रता की ओर मोड़ना, शरीर की सेवा, खुद अपने कपड़े धोना, जूते सिलना। उन्होंने लिखा, मैं स्वयं को इतना संयमित बनाना चाहता हूँ कि मेरा शरीर मेरी आत्मा के आदेश का पालन करे। टॉल्स्टॉय फॉर्म, एक आदर्श समाज। गांधी ने एक कॉम्यून बनाई, टॉल्स्टॉय फॉर्म। यह एक प्रयोगशाला थी सत्य, सेवा और श्रम की। हर कोई श्रम करता था, बुजुर्ग से बच्चे तक। कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, दिन भर सेवा, रात को ध्यान। यहाँ गांधी ने साबित किया कि अगर समाज बदलना है तो पहले छोटे रूप में वह आदर्श खड़ा करो। कारावास, तपस्या की गुफा। गांधी कई बार जेल गए। हर बार उन्हें लगा यह कोई दंड नहीं, ये तो आत्मा की साधना है। जेल में रहते हुए उन्होंने लेखन शुरू किया। उन्होंने समझा कि विचारों की शक्ति लाठी से ज्यादा मजबूत होती है। उन्होंने वहां हिंद स्वराज की रूपरेखा मन में बसाई, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर, नैतिक और जागरूक हो। प्रेम कथा, सत्य, सेवा और संघर्ष की। गांधी की अफ्रीका यात्रा कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं थी, ये तो एक प्रेम कथा थी। सत्य से प्रेम, न्याय से प्रेम, अपने अपमानित लोगों से प्रेम और उनसे भी प्रेम जिन्होंने अपमानित किया। क्योंकि गांधी ने तब सीखा था, घृणा से लड़ाई नहीं जीती जाती, प्रेम ही अंतिम शक्ति है। इस अध्याय का सार, एक ट्रेन से फेंका गया इंसान सत्य का सेनापति बन गया। अपमान से जन्मा आत्मबल पूरी कौम की रक्षा का कवच बना। सत्याग्रह और आत्मसंयम ने गांधी को सिर्फ नेता नहीं, महात्मा बना दिया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो अब एक सिद्धांत, एक ऊर्जा, एक जीवित दर्शन बन चुके थे। दक्षिण अफ्रीका की तपस्या पूरी हो चुकी थी। अब वो उस धरती की ओर लौट रहे थे जिसने उन्हें जन्म दिया, भारत। लेकिन ये कोई सामान्य वापसी नहीं थी, ये थी घर वापसी उस आत्मा की जो अब दुनिया को बदलने की शक्ति लिए लौट रही थी। जहां एक विदेशी भूमि से तपकर लौटा साधक अपने देश को उसकी आत्मा दिखाने आया। जनवरी 1915 की एक सुबह, बॉम्बे के तट पर लोगों की भीड़ थी। बंदरगाह पर एक जहाज आकर रुकता है। भीड़ को मालूम है कोई बड़ा आदमी आने वाला है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उतरता है, कोई शानदार कोट नहीं, कोई अंग्रेजी पोशाक नहीं, बस एक सीधा सादा खादी का कुर्ता, चप्पल और हाथ में एक छड़ी। किसी ने पूछा, कहाँ है वह बैरिस्टर गांधी? भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, वो रहा। लेकिन अब वो बैरिस्टर नहीं, एक महात्मा लगते हैं। साबरमती की गोद में आत्मा को नया आश्रय। गांधी ने लौटते ही सबसे पहले कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं किया, उन्होंने खुद को भारत की आत्मा में घोलना शुरू किया। 1915 में उन्होंने साबरमती के तट पर एक आश्रम बनाया। वहाँ कोई नेता नहीं था, वहाँ केवल सेवक रहते थे। गांधी हर सुबह खुद झाड़ू लगाते, शौचालय साफ करते, बकरी का दूध निकालते। लोग हैरान होते, ये वही हैं जिन्होंने इंग्लैंड में कानून पढ़ा, अफ्रीका में आंदोलन किया। पर गांधी का जवाब था, अगर मुझे भारत को जानना है तो पहले उसकी मिट्टी से हाथ मिलाना होगा। भारत की खोज, एक प्रेम यात्रा। गांधी ने ट्रेन पकड़ी, बैलगाड़ी ली, पांव पांव चले, बिना भाषण, बिना तामझाम। वे किसानों से मिले, बुनकरों से, स्त्रियों से, साधुओं से। हर बार बस एक ही सवाल पूछते, आपका दुख क्या है? वो भारत को भाषण से नहीं, सुनकर समझना चाहते थे, और जितना वो सुनते गए उतना ही रोते भी गए। गरीबी, छुआछूत, शोषण, यह वो भारत नहीं था जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। खादी, आत्मनिर्भरता का धागा। एक दिन गांधी बुनकरों के पास पहुंचे, देखा, सस्ते मिल के कपड़े ने उनके काम छीन लिए हैं।
तभी गांधी को एक विचार आया, अगर हम आज़ादी चाहते हैं तो कपड़े भी अपने हाथों से बुनने होंगे। इस तरह चरखा सिर्फ एक यंत्र नहीं रहा, वह बन गया आत्मनिर्भरता का प्रतीक। गांधी ने कहा, हम विदेशी शासन को तभी हटा सकते हैं जब हम विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ें। खादी अब सिर्फ कपड़ा नहीं था, स्वाभिमान बन गया था। छुआछूत के खिलाफ आत्मा की बराबरी। गांधी जहां भी जाते देखते एक ही भारत दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ मंदिरों के पुजारी, दूसरी तरफ उन लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा था। उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया, हरिजन, और कहा, यह मेरी बेटी है, इसका स्पर्श मुझे पवित्र करता है। लोगों ने विरोध किया, आश्रम से दान देना बंद कर दिया, पर गांधी अडिग रहे, अगर मैं छुआछूत नहीं मिटा सका तो मेरी स्वतंत्रता अधूरी होगी। गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा। भारत लौटने पर गांधी ने सबसे पहले जिनसे सीखा वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने कहा, मोहन, भारत को समझे बिना राजनीति मत करना। गांधी ने 1 वर्ष तक कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। वो गोखले की तरह ही विनम्र, संयमी और अध्ययनशील बन गए। गोखले की मृत्यु के बाद गांधी ने उन्हें राजनीति का सच्चा संत कहा। गांधी की तपस्या, राजनीति से पहले आत्मा की साधना। गांधी ने व्रत लिया, सत्य बोलना, चाहे नुकसान हो या लाभ। अहिंसा का पालन हर परिस्थिति में। ब्रह्मचर्य, मन, वचन और शरीर की पवित्रता। स्वदेशी अपनाना, हर चीज भारत की मिट्टी से बनी हो। उनका जीवन ही उनका संदेश बन गया। प्रेम कथा भारत और गांधी के बीच। भारत ने गांधी को सिर्फ नेता नहीं बनाया, उससे प्रेम किया। और गांधी ने भारत से सिर्फ जुड़ाव नहीं रखा, उसमें समा गए। यह कोई राजनीतिक वापसी नहीं थी, ये थी एक प्रेम कहानी जहां आत्मा और भूमि का मिलन हुआ। पहली हलचल, चंपारण का सत्याग्रह। बिहार के एक गांव में गांधी पहुंचे। चंपारण। नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज जुल्म करते थे। गांधी ने पहली बार सत्याग्रह भारत की धरती पर किया। नतीजा, अंग्रेज पीछे हटे, किसानों को न्याय मिला और भारत ने देखा सत्य और सेवा की ताकत क्या होती है। इस अध्याय का सार, गांधी अब एक नेता नहीं, देश की आत्मा बन गए थे। खादी, छुआछूत, स्वदेशी, ये अब उनके आंदोलन के स्तंभ थे। उन्होंने भारत को उसकी आत्मा से फिर से मिलाया। अब हम उस समय में पहुंच चुके हैं जब गांधी सिर्फ भारत को जान नहीं रहे थे, अब वे भारत को जगा रहे थे। उनकी तपस्या अब जन चेतना का रूप ले रही थी। सत्य, अहिंसा और आत्मबल का संगम अब आंदोलन बनकर उठ खड़ा हुआ था, और इसकी पहली तेज लहर चली थी चंपारण की धरती से। जब एक आवाज ने पूरे देश को जगा दिया, और बिन तलवार, बिन बंदूक, साम्राज्य की नींव हिल गई। बिहार के एक गांव में एक रात अंधेरे में एक बूढ़ा किसान अपने बेटे को एक पुरानी चिट्ठी दिखा रहा था, एक जमींदारी अनुबंध जिसमें लिखा था, तुम्हें अपनी जमीन पर नील की खेती करनी होगी, वरना दंड भरना होगा। बेटे ने पूछा, बाबा, ये अन्याय क्यों सह रहे हो? बूढ़े की आंखें डबडबाईं, बेटा, हमारे पास कोई चारा नहीं है और कोई चमत्कार भी नहीं। और तभी किसी ने गांव में कानों कान खबर दी, एक आदमी आया है दूर दराज से, हमें न्याय दिलाने। गांधी का चंपारण आगमन, सेवा, नाटक नहीं। 1917 की बात है। राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान गांधी को चंपारण लेकर आए। गांधी आए तो थे बस स्थिति को देखने, पर जो उन्होंने देखा वो आत्मा को झकझोरने वाला था। किसान कर्ज में डूबे थे, अंग्रेज जबरन नील की खेती करवा रहे थे। गांवों में स्कूल नहीं, इलाज नहीं, स्वच्छता नहीं। गांधी वहीं रुक गए, एक साधारण मकान में, जमीन पर सोते, खुद खाना बनाते। वो बोले, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, और जब तक ये पीड़ा खत्म नहीं होती, मैं नहीं जाऊंगा। पहला असली सत्याग्रह, सत्य का शक्ति प्रदर्शन। गांधी को नोटिस मिला, इस जिले से तुरंत बाहर जाएं, वरना गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गांधी ने कहा, मैं गया था नील की पीड़ा सुनने,
लेकिन अब ये पीड़ा मेरी आत्मा की आवाज़ बन चुकी है। आप चाहें तो मुझे जेल भेज दीजिए, पर मैं नहीं जाऊंगा। गांधी गिरफ्तार हुए, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, पूरा बिहार खड़ा हो गया। लोगों ने जेल के बाहर सत्याग्रह शुरू कर दिया। प्रेस ने आवाज़ उठाई। अंग्रेज सरकार पीछे हट गई और पहली बार गांधी जीत गए। बिना किसी हिंसा के जनता को मिला विश्वास, हम भी बदल सकते हैं। चंपारण कोई छोटा सा गांव नहीं रहा, वो आशा का प्रतीक बन गया। गांधी ने वहां विद्यालय खुलवाए, सफाई अभियान चलाया और हर घर में सेवा की भावना जगाई। अब लोग गांधी को सिर्फ एक नेता नहीं, एक जीवन शैली मानने लगे। इसके बाद एक के बाद एक जनांदोलन। गांधी की अग्नि अब पूरे देश में फैल चुकी थी। चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। मजदूर कम वेतन पर काम कर रहे थे। गांधी ने उपवास किया, भूख से न्याय मांगा। मालिक झुके, मजदूरों को न्याय मिला। 2. खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात में अकाल पड़ा, किसान टैक्स नहीं भर पा रहे थे। गांधी ने गांव-गांव जाकर आंदोलन खड़ा किया। टैक्स माफ हो गया। इन दोनों आंदोलनों ने दिखा दिया, गांधी सिर्फ भाषण नहीं देते, समाधान देते हैं। जलियांवाला बाग, दिल में उठता तूफान। 1919 में पंजाब का अमृतसर, हजारों लोग एक शांति सभा में एकत्र हुए। जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोलियां चलवा दीं। हजारों मर गए, दीवारें खून से लथपथ हो गईं। गांधी अंदर से टूट गए। उन्होंने लिखा, मेरे भीतर कुछ मर गया है आज। अब मैं ब्रिटिश राज को नैतिक मान ही नहीं सकता। असहयोग आंदोलन, बिन तलवार की क्रांति। अब गांधी ने भारत को नया रास्ता दिखाया। हमें अंग्रेजों का विरोध सिर्फ नारे से नहीं, जीवन से करना होगा। हमें अंग्रेजी शिक्षा, वस्त्र, अदालत, नौकरी सब छोड़नी होगी। अगर 30 करोड़ भारतीय ना कह दें, तो ये राज स्वयं गिर पड़ेगा। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, नौकरी छोड़ दी, अदालतों का बहिष्कार किया। गांव-गांव में चरखा घूमने लगा। स्कूलों में खादी के पाठ पढ़ाए जाने लगे। भारत जाग चुका था। प्रेम कथा, अहिंसा का आह्वान। गांधी बार बार कहते थे, हमारा आंदोलन अहिंसक है। अगर तुमने पत्थर उठाया, तो तुम मेरी आत्मा से अलग हो जाओगे। उनका एक ही मंत्र था, क्रोध नहीं, करुणा। प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन। विरोध नहीं, विनम्र विद्रोह। चोरी चौरा और आंदोलन की वापसी। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई। लोगों ने एक थाने को जला दिया, पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी ने उसी दिन पूरा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लोगों ने विरोध किया, ये तो अवसर है, अंग्रेज पीछे हट रहे हैं। गांधी ने कहा, अगर हमारी आत्मा हिंसक हो गई है, तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं। मैं आज़ादी बाद में लूंगा, लेकिन वो आत्मा से पवित्र होगी। इस अध्याय का सार, गांधी ने पहली बार भारत को आंदोलनों की ताकत दी, बिना खून बहाए। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये अब सिर्फ जगहें नहीं थीं, ये थे आत्मबलिदान के मंदिर। जलियांवाला बाग के बाद असहयोग ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी थी। और गांधी ने सिखाया, अगर रास्ता गलत हो जाए, तो मंजिल पर रुक जाना भी सत्याग्रह होता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां गांधी के नेतृत्व में भारत के जनमानस में स्वराज की चेतना हिलोरें मार रही थी। सत्याग्रह, असहयोग और आत्मशक्ति के अनुभवों के बाद गांधी एक ऐसे प्रतीक की तलाश में थे, जो हर भारतीय के जीवन से जुड़ा हो, कुछ ऐसा जिसे छूकर हर गरीब, हर स्त्री, हर मजदूर कह सके, ये क्रांति मेरी है। और वो प्रतीक था नमक। जब एक बूढ़ा आदमी सागर किनारे चला और उसके पीछे पूरा देश चल पड़ा। नमक बन गया विद्रोह, समुद्र बन गया साक्षी और आत्मबल बन गया इतिहास। 1930 की शुरुआत थी। साबरमती आश्रम के पास गांधी अकेले एक नदी के किनारे बैठे थे। उनकी आंखें नदी की धारा से कहीं दूर क्षितिज में कुछ खोज रही थीं। पास ही बैठा एक शिष्य पूछता है, बापू, अगला कदम क्या होगा? गांधी ने धीरे से जवाब दिया, जैसे कोई माँ लोरी सुना रही हो, नमक। शिष्य चौंकता है,
नमक? गांधी की आंखों में चमक थी। हाँ, नमक, ये वो चीज़ है जो हर घर में है, हर थाली में है, और जब तक हमारे आंसू में नमक है, तब तक आज़ादी की लहर भी बहती रहेगी। नमक पर कर, एक असहनीय अपमान। अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था, मतलब भारत की मिट्टी से निकले नमक पर भी अंग्रेजों का हक। कोई भारतीय खुद नमक नहीं बना सकता था, ये अपराध था। सोचिए, एक गरीब औरत जो बच्चों को दाल चावल खिला रही है, उस नमक पर भी उसे कर देना पड़ता है। एक बूढ़ा मजदूर जो रोटी के साथ प्याज खाता है, उसकी थाली में भी पराया अधिकार है। गांधी ने तय किया, अगर नमक पर हमारा हक नहीं है, तो फिर आज़ादी का क्या अर्थ है? दांडी यात्रा की घोषणा, आत्मबल की यात्रा। 12 मार्च 1930, गांधी ने ऐलान किया, मैं साबरमती आश्रम से दांडी, गुजरात तक पैदल चलूंगा, 240 मील, और वहां पहुंचकर मैं समुद्र से नमक बनाऊंगा। यह मेरा सत्याग्रह होगा। 22 सत्याग्रहियों को चुना गया, किसी के पास तलवार नहीं, नारे नहीं, सिर्फ चरखा, लाठी और विश्वास। गांधी बोले, हम हथियार नहीं उठाएंगे, पर आत्मा की ताकत से पूरी सत्ता हिला देंगे। रास्ते में प्रेम, आशीर्वाद और आंसू। जैसे जैसे गांधी आगे बढ़े, गांव-गांव जागने लगे, औरतें उन्हें दूध देने लगीं, बच्चे उनके पैर छूने दौड़ते, बूढ़े किसान चुपचाप उनके पांव के नीचे फूल बिछा देते। एक वृद्धा ने रुमाल में बांधकर थोड़ी मिट्टी दी और कहा, बापू, इसमें मेरे बेटे की अस्थियां मिली हैं, ये मिट्टी भी तुम्हारे साथ चलेगी। हर कदम के साथ नमक का स्वाद कड़वा नहीं, भावुक होता गया। 6 अप्रैल 1930, वह ऐतिहासिक क्षण। गांधी दांडी पहुंचे। सुबह सुबह सागर किनारे, सूरज की किरणों में बापू ने झुककर थोड़ा सा समुद्र का पानी उठाया और उसे सूखाकर नमक बनाया। गांधी मुस्कुराए, यह अपराध है और यही मेरे देश का पहला अधिकार भी है। नमक बना आग और आग बन गई लहर। इस एक कर्म ने पूरे भारत को जगा दिया। हर शहर, हर गांव में लोगों ने खुद नमक बनाया। महिलाओं ने आगे बढ़कर सड़कों पर सत्याग्रह किया। बच्चों ने विदेशी कपड़े जलाए। छात्रों ने अंग्रेज स्कूलों का बहिष्कार किया। हर जगह आवाज गूंजने लगी, हम नमक तोड़ेंगे, पर अन्याय नहीं सहेंगे। गांधी की गिरफ्तारी और देश का क्रोध। अप्रैल के अंत में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, पर गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, मेरी गिरफ्तारी मत रोको। अगर मेरी आत्मा आज़ाद है, तो मेरा शरीर बंदी नहीं हो सकता। लोगों में रोष की लहर दौड़ पड़ी। सरदार वल्लभभाई पटेल, अब्बास तैयबजी, नेहरू, सरोजिनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, एक एक करके सब सड़कों पर उतरे, सत्याग्रह किए, जेल गए। महिलाओं की क्रांति, माओं का महासमा। दांडी यात्रा के बाद महिलाएं सड़कों पर आईं। सरोजिनी नायडू ने नमक फैक्ट्रियों पर सत्याग्रह किया। कस्तूरबा ने जेल जाकर दूसरों को पढ़ाया, अहिंसा की शक्ति। गांधी का संदेश स्पष्ट था, इस क्रांति में पुरुष और स्त्री एक समान हैं। ये मातृभूमि है और इसकी रक्षा मां के हाथों से ही पूर्ण होगी। वैश्विक प्रतिक्रिया, दुनिया स्तब्ध। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, हर अखबार की सुर्खी बन चुकी थी। एक अर्धनग्न फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने तंज कसते हुए कहा, यह अधनंगा फकीर राजमहलों में बैठना चाहता है। पर भारत ने गर्व से कहा, हाँ, वही अधनंगा फकीर हमारी आत्मा है। प्रेम कथा, नमक की डली और भारत की आत्मा। नमक, जो कभी स्वाद का प्रतीक था, अब क्रांति का चिन्ह बन गया। हर गरीब जब अपने घर में खुद बना नमक डालता, तो वो सिर्फ खाना नहीं खाता था, वो अपने अधिकार का स्वाद चखता था। और गांधी, वो अब सिर्फ नेता नहीं, हर थाली का हिस्सा बन चुके थे। इस अध्याय का सार, नमक ने पूरे देश को एक भाव में बांध दिया। दांडी यात्रा सिर्फ आंदोलन नहीं, आत्मा का जागरण थी। महिलाओं की भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को नया आयाम दिया। दुनिया ने पहली बार देखा, क्रांति, करुणा और करिश्मा एक साथ कैसे चलते हैं। अब हमारी प्रेम कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक क्रांतिकारी बूढ़ा,
जिसने नमक के जरिए साम्राज्य को हिला दिया। अब शांति और संवाद के रास्ते पर है। बंदूकें थम चुकी हैं, जुलूस थक गए हैं, और अब बारी है मेज पर आत्मा की आवाज सुनने की। ये है गांधी की अग्निपरीक्षा का अगला अध्याय, राजनीतिक समझौतों की दुनिया में सत्य और नैतिकता का प्रवेश। जब बंदूकें चुप हुईं और मेज पर आत्मा की आवाज गूंज उठी, गांधी जेल में हैं। बाहर रात का सन्नाटा है, भीतर आत्मा में प्रश्नों की गूंज। वे खादी की चादर ओढ़े ध्यान में हैं, और भीतर एक संवाद चल रहा है। क्या ये सब पर्याप्त है? क्या अब बातचीत की बारी है? किसी ने बाहर से कहा, बापू, वायसराय इरविन आपसे मिलना चाहते हैं। गांधी ने आंखें खोलीं, जैसे कोई लंबी यात्रा अब ठहराव मांग रही हो। देश का हाल, आंदोलन के बाद की हलचल, दांडी यात्रा के बाद देश में हजारों गिरफ्तारियां हुई थीं, जेलें भर चुकी थीं, व्यापार ठप हो चुका था। जनता थकी नहीं थी, लेकिन अब बदलाव चाहती थी। सरकार भी डरी हुई थी, क्योंकि जो लड़ाई बंदूक से नहीं रुकी, वह चरखे से लड़ी जा रही थी। अब ब्रिटिश सरकार ने रास्ता चुना, बातचीत का। गांधी इरविन समझौता, नैतिकता की टेबल पर राजनीति। 1931 की शुरुआत में दिल्ली में गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बैठकों का दौर शुरू हुआ। इरविन के पास सत्ता थी, गांधी के पास सत्य, लेकिन ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, यह एक संवाद था जहां राजनीति झुक रही थी आत्मा के आगे। गांधी के मन में कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ प्रश्न थे। क्या भारत को अपने नमक का हक नहीं? क्या हमें अपने लोगों की सेवा के लिए विदेशी इजाजत चाहिए? इरविन चुप थे, पर उनकी चुप्पी इतिहास में गूंजने लगी। समझौते की शर्तें, बिन हथियार का विजय पत्र। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, उसमें मुख्य बातें थीं। सरकार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। कांग्रेस असहयोग आंदोलन स्थगित करेगी। भारत का प्रतिनिधित्व अब गोलमेज सम्मेलन में होगा। शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर रोक नहीं होगी। गांधी ने किसी राजनीतिक पद की मांग नहीं की। उनका कहना था, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे मेरा देश चाहिए, और देश को उसका आत्मबल। लंदन यात्रा, जब गांधी अकेले भारत बन गए। सितंबर 1931, गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हुए। बिना किसी पद, बिना किसी वैभव के, सिर्फ एक धोती, चप्पल और एक लोहे का संकल्प लिए। ब्रिटेन की धरती पर उतरते ही अंग्रेज चकित रह गए। यही है वो आदमी जिसने हमारी नींव हिला दी। गांधी हर सभा में एक ही बात कहते, भारत को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें आत्मा की स्वतंत्रता चाहिए। हम गुलामी की संस्कृति नहीं, अपनी संस्कृति में सांस लेना चाहते हैं। गोलमेज सम्मेलन, सत्ता और सत्य की टक्कर। इस सम्मेलन में दुनिया के तमाम नेताओं, राजाओं और राजनीतिक दिग्गजों के बीच गांधी अकेले बैठे थे, शांत, संयमित। परंतु सागर जितने गहरे, उन्हें सबने घेरा। क्या आप हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करते हैं? गांधी बोले, मैं हर उस भारतीय का प्रतिनिधि हूँ जिसकी थाली में खाना नहीं है, जो बीमार है पर दवा नहीं ले सकता, जो खेत जोतता है पर अपना अनाज नहीं खा सकता। पूरा हॉल स्तब्ध था। विदेशों में मिला सच्चा सम्मान। गांधी लंदन के गरीब इलाकों में भी गए, ईस्ट एंड, जहां मजदूर रहते थे। उन्होंने कहा, मैं गरीबों का मसीहा बनने नहीं आया हूँ, मैं उनके साथ बैठने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ। ब्रिटिश मजदूरों ने तालियां बजाईं। यह नेता नहीं, यह मनुष्य है, और यही इसकी ताकत है। अंत में क्या मिला? गोलमेज सम्मेलन में गांधी की बातों को सरकार ने आधिकारिक रूप से नहीं माना, लेकिन गांधी का नैतिक प्रभाव पूरी दुनिया में फैल गया। भारत में आज़ादी की भावना और गहरी हो गई, और ब्रिटिश सत्ता पहली बार डरने लगी, हम इस आत्मा को नहीं हरा सकते। प्रेम कथा की अगली पीड़ा, लौटते ही जेल। जब गांधी भारत लौटे, तो पाया कि कांग्रेस को फिर से प्रतिबंधित किया गया। हजारों नेता फिर से जेल में थे। खुद गांधी को भी जल्द ही जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बार जेल भी गांधी की शक्ति को बांध नहीं पाए। इस अध्याय का सार, गांधी ने दिखाया कि संवाद भी एक आंदोलन होता है।
उन्होंने साबित किया कि बिना पद, वेशभूषा, हथियार के भी राजा और साम्राज्य झुका सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन एक राजनीतिक असफलता थी, लेकिन नैतिक विजय। अब हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर दिल, हर सांस, हर आत्मा बस एक ही बात कह रही थी, अब बहुत हुआ। या तो आज़ादी या मौत। गांधी के नेतृत्व में ये क्रांति अंतिम युद्ध बन चुकी थी, एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियार नहीं थे, पर हृदयों की ज्वाला धधक रही थी। ये है वह अध्याय जो गुलामी के आखिरी किले को ढहाने चला था। जब अंतिम युद्ध का बिगुल बजा और सत्य की अंतिम तलवार उठी। 7 अगस्त 1942, मुंबई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा था। माहौल गर्म था, बादलों की गरज से अधिक गरज रहे थे। जनता के दिल। गांधी मंच पर खड़े थे, आंखों में संकल्प था, आवाज में बिजली, और शब्दों में वो अंतिम प्रेम पत्र था जो वो भारत माँ को सौंपने जा रहे थे। वो बोले, मैं अब तुमसे एक ही बात कहूँगा, करो या मरो। या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे, या इस प्रयास में मर जाएंगे। यह वाक्य नहीं था, ये लाखों आत्माओं का युद्धघोष बन गया। पृष्ठभूमि, क्यों फूटा ये ज्वालामुखी? दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार भारत से जबरदस्ती सैनिक ले जा रही थी, पर आज़ादी की बात तक नहीं करती। देश में भूख, भय और फिर भी संघर्ष था। गांधी का धैर्य अब भी शांत था, पर भारत के हृदय में ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। अंग्रेज सोचते थे, गांधी थक चुके हैं, पर वो नहीं जानते थे, जो आत्मा से लड़ता है, वह कभी थकता नहीं, वो तो बस और प्रज्वलित होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, प्रेम की अंतिम पुकार। 8 अगस्त 1942 की रात को बंबई में गांधी जी ने एक संदेश भेजा, एक प्रेमपत्र जैसा संदेश। अपने देशवासियों के नाम। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, ये देश हमारा है, हम तुम्हारी प्रजा नहीं, आत्मनिर्भर आत्माएं हैं। इस आंदोलन का कोई हथियार नहीं था, ना तलवार, ना बंदूक, ना तोप, सिर्फ एक चीज थी, संपूर्ण अहिंसा से जन्मा संपूर्ण विद्रोह, गिरफ्तारियां और देश की हुंकार। अगली सुबह गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सबको एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सोचते थे, नेता जेल में, तो आंदोलन खत्म, पर हुआ उल्टा। छात्र स्कूल छोड़कर जुलूसों में शामिल हो गए, किसानों ने खेत छोड़कर बागियों को खाना पहुंचाया, महिलाएं सड़कों पर लाठियां खाती पर पीछे नहीं हटती, और भारत चिल्ला उठा, गांधी को बंद कर सकते हो, पर उनके विचार को नहीं। महिलाएं बनी इस आंदोलन की मशालें। जब नेता जेल में थे, तब महिलाओं ने मोर्चा संभाला। अरुणा आसफ अली ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया, जहां से आंदोलन का संदेश पूरे भारत में पहुंचता। कमला देवी, चट्टोपाध्याय, विजया लक्ष्मी पंडित और हजारों अनाम महिलाएं, जो रात में बर्तन धोती, दिन में आज़ादी का बिगुल बजाती। गांधी ने कहा था, यदि कोई पुरुष नहीं बचे, तो नारी ही आज़ादी लाएगी, और भारत की माँओं ने ये साबित भी कर दिया। जनता का विद्रोह, अहिंसा की सीमाओं की परीक्षा। गांधी अहिंसा की बात करते रहे, लेकिन जनता का गुस्सा अब अनियंत्रित हो चला था। रेलवे स्टेशन फूंके गए, सरकारी कार्यालयों पर हमले हुए, अंग्रेजी झंडे जलाए गए। गांधी को जेल से ही संदेश भेजना पड़ा, क्रोध को विनाश की नहीं, निर्माण की दिशा दो। स्वतंत्रता का मार्ग सत्य और प्रेम से ही निकलेगा। आगा खान पैलेस, गांधी की निजी त्रासदी। गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद रखा गया। वहीं कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। कुछ ही समय बाद महादेव देसाई, गांधी के प्रिय सचिव, भी चल बसे। एक रात गांधी अकेले बैठे थे, कमरे में सन्नाटा था, केवल 2 रोटियां रखी थीं, एक महादेव के लिए, एक बा के लिए। गांधी ने आंखें बंद कर लीं और कहा, आज मेरी आत्मा 2 हिस्सों में बट गई है, लेकिन भारत को आज़ाद करना है, यही मेरी अंतिम सांस का कार्य है। आंदोलन की गूंज विदेशों तक। इस बार सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भी समझने लगी कि ब्रिटिश राज अब टिकने वाला नहीं। अमेरिका, चीन, रूस,
सभी ने इंग्लैंड पर दबाव डाला कि भारत को अब मुक्त करना ही होगा। यह अध्याय स्वतंत्रता की दस्तक थी। भारत छोड़ो आंदोलन कोई साधारण विद्रोह नहीं था। ये हर गांव, हर गली, हर आत्मा का अंतिम जागरण था। यह आंदोलन इस बात की घोषणा थी कि हम अब परतंत्र नहीं रह सकते। अब या तो आज़ादी या हमारी अंतिम सांस। इस अध्याय का सार गांधी का करो या मरो मंत्र आत्मा की आखिरी पुकार थी। आंदोलन ने देश की हर जाति, वर्ग, लिंग को एकत्र कर दिया। यह विद्रोह था, लेकिन प्रेम से उपजा हुआ विद्रोह। इसने अंग्रेजों को पहली बार यह सोचने पर मजबूर कर दिया, अब जाना ही होगा। अब हम पहुंच चुके हैं उस ऐतिहासिक मोड़ पर जहां एक देश आज़ाद हो रहा था, लेकिन एक आत्मा टूट रही थी। 15 अगस्त 1947 जब देश ने आज़ादी की सांस ली, तो हर ओर उत्सव था। लेकिन कहीं एक कोना था जहां एक वृद्ध महात्मा की आंखों में आंसू थे, और वो आंसू जीत के नहीं, विभाजन के थे। ये है गांधी की जीवनगाथा का सबसे करुण अध्याय, जहां उनका सपना तो पूरा हुआ, लेकिन उस सपने की लाशें उनके सामने बिछी थीं। जब भारत ने आज़ादी की सांस ली, पर गांधी की आत्मा रो पड़ी। चारों ओर रोशनी थी, जश्न था, पटाखों की आवाज़ें थीं। नेहरू ने रेडियो पर घोषणा की थी, मध्य रात्रि के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जाग उठेगा। पर उसी समय बिरला हाउस में एक वृद्ध मनुष्य अकेले एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में बैठे थे। वो महात्मा गांधी थे। बाहर भारत आज़ाद हुआ था, अंदर गांधी अपने सपने की चिता जला रहे थे। आज़ादी नहीं, बंटवारा मिला। गांधी हमेशा कहते थे, भारत एक आत्मा है, उसे बांटा नहीं जा सकता। पर वही भारत आज दो हिस्सों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। पंजाब में हिंदू मुस्लिम सिख एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। बंगाल में लाशें गंगा में बह रही थीं। लाखों लोग शरणार्थी बनकर, लुटे पिटे, उजड़ कर चल रहे थे, अपने ही देश में अजनबी बनकर। गांधी यही सोचते रहे, ये कैसी आज़ादी है जो खून की नदी पार करके मिली। नारी की चीत्कार, गांधी का हृदयविदारक क्षण। एक दिन एक औरत गांधी के पास आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो सूख चुके थे। उसने कहा, बापू, मेरी बच्ची को मुसलमानों ने उठा लिया, फिर मैंने एक मुस्लिम बच्चे को मार दिया, क्योंकि वो भी किसी की औलाद था। गांधी चुप रहे, फिर बोले, बेटी, अगर सच में पश्चाताप करना है, तो एक मुस्लिम बच्चे को गोद ले लो और उसे इतना प्यार दो जैसे वो तुम्हारी खोई हुई बेटी हो। वो औरत फूट फूट कर रो पड़ी, और वहीं से गांधी नफरत के बीच प्रेम बोने निकल पड़े। बंगाल में गांधी, अकेला आदमी, जो युद्ध रोकने निकला। जब दिल्ली आज़ादी मना रही थी, गांधी कलकत्ता, कोलकाता में अकेले थे। वहां हिंदू मुस्लिम दंगे चरम पर थे। पूरा शहर जल रहा था। सेना, सरकार, सब असफल। तब एक 78 वर्षीय बूढ़ा निकल पड़ा, बिना हथियार, बिना सुरक्षा, सिर्फ प्रेम का झंडा लिए। उन्होंने अनशन किया, जब तक दंगे नहीं रुकेंगे, मैं अन्न का एक दाना नहीं लूंगा। तीसरे दिन दंगाई खुद गांधी के पास आए और बोले, बापू, अब हम खून नहीं बहाएंगे, तुम मर गए तो हमें कौन रोकेगा। और एक शहर शांत हो गया, सिर्फ एक आदमी की भूख की वजह से। दिल्ली में अंतिम संघर्ष, जब गांधी देश के लिए फिर भूखा रहे। सितंबर 1947, दिल्ली में हिंदू चरमपंथी कह रहे थे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, ये हमारा देश है। गांधी फिर भूखे हो गए, जब तक एक भी निर्दोष मुसलमान डर में जी रहा है, मैं जल नहीं पीऊंगा। छठे दिन दिल्ली का हिंदू समाज उनके पास आया और बोला, बापू, हम तुम्हें नहीं खो सकते, हमें माफ कर दो। गांधी ने पानी पिया, लेकिन उनकी आत्मा अब शरीर से अलग चलने लगी थी। गांधी का टूटता हुआ हृदय। नेहरू से संवाद। गांधी ने एक दिन जवाहरलाल नेहरू से कहा, तुम्हें देश की बागडोर मिल गई, पर मेरी आत्मा हार गई। नेहरू ने उनका हाथ पकड़ा, बापू, हम अब भी तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे। गांधी मुस्कराए, पर आंखें गवाही दे रही थीं कि वो देश को छोड़कर
आत्मा के मार्ग पर चल पड़े हैं। गांधी की पीड़ा, अंतिम प्रेम पत्र। भारत को गांधी ने अपने अंतिम लेखों में लिखा, मुझे नहीं लगता मैं अब बहुत दिनों तक जीवित रहूंगा। मेरी आत्मा थक चुकी है, पर मैं अंतिम सांस तक प्रेम का दीप जलाता रहूंगा। वो अब बोझ नहीं, बलिदान की प्रतीक्षा में थे। यह अध्याय एक आत्मा की विलीनता की शुरुआत था। भारत भले आजाद हो गया था, लेकिन गांधी का जीवन का प्रेम, अखंड भारत, बच चुका था। उनके चेहरे पर शांति थी, पर हृदय में अनगिनत लाशों की छाया। इस अध्याय का सार, भारत को आज़ादी मिली, पर गांधी को विभाजन की पीड़ा। उन्होंने फिर भी प्रेम, अहिंसा और क्षमा का अंतिम दीप जलाया। वो अकेले दंगों की आग में शांति की वर्षा करते रहे, और इस बीच उनका शरीर टूटता रहा, पर आत्मा अडिग रही। अब हम उस शाम की ओर बढ़ते हैं जहां एक प्रेम, करुणा और सत्य से बना हुआ जीवन एक हथियार की नोक पर समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या वाकई वह जीवन मरा, या उस दिन प्रेम अमर हो गया? ये है गांधी की गाथा का सबसे दिल चीर देने वाला अध्याय, जहां बुलेट रुकी नहीं, पर आत्मा भी नहीं झुकी। जब एक बुलेट ने प्रेम को निशाना बनाया, पर आत्मा को नहीं रोक पाई। 30 जनवरी 1948, दिल्ली, बिरला हाउस। शाम के करीब 5 बज चुके थे। गांधी जी हर रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए निकले। उनके हाथ में एक लड़की का सहारा था, मनु गांधी। दूसरे हाथ में पकड़ रखा था एक छोटा सा कपड़ा, जो उनकी लाठी का काम करता था। गांधी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे देर हो रही है, प्रार्थना के लिए समय पर पहुंचना चाहिए। उन्हें क्या पता था, यह उनकी अंतिम प्रार्थना होगी। एक आदमी, एक मन, और 3 गोलियां। भीड़ के बीच से एक युवक निकला, नाथुराम गोसे। हाथ जोड़े सामने आया। गांधी ने उसे देखा, हंसकर कहा, बेटा तुम भी आ गए। और तभी 3 गोलियां चलीं। पहली छाती में, दूसरी पेट में, तीसरी हृदय के पास। गांधी धीरे से गिरे। उनके मुंह से निकला, हे राम, और एक युग समाप्त हो गया। पूरा देश रुक गया। एक मौन क्रंदन। दिल्ली थम गई। रेडियो पर खबर आई, गांधी को गोली मार दी गई है, वो अब नहीं रहे। हर घर में चूल्हा बुझ गया। बंगाल से गुजरात तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर आंख नम थी, हर दिल सुनना। जैसे कोई पिता, कोई दादी, कोई आत्मा चली गई हो। मनु गांधी का बयान, वो मेरे हाथों में गिरे। मनु गांधी, जो उस समय साथ थीं, बाद में रोती हुई बोलीं। बापू धीरे धीरे नीचे गिरे, जैसे कोई फूल शाख से टूटा हो। उन्होंने हे राम कहा, और फिर सब शांति हो गया। वो दृश्य कोई गोलीबारी नहीं था, वो था प्रेम का बलिदान, सत्य की समाधि, और मानवता की मूक चीत्कार। दाह संस्कार, एक युग की अग्नि। गांधी की शवयात्रा 5 किलोमीटर लंबी थी। लाखों लोग, आंखों में आंसू, हाथों में फूल, और दिल में खालीपन। जब उन्हें मुखाग्नि दी गई, सिर्फ लकड़ी नहीं जली, एक संपूर्ण युग अग्नि को सौंप दिया गया। क्यों मारा गया गांधी? एक आत्ममंथन। नाथुराम ने कहा, गांधी का प्रेम हिंदुओं के साथ अन्याय है। उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया, मुसलमानों की रक्षा की। लेकिन सवाल उठता है, क्या किसी प्रेम करने वाले को इसलिए मारा जाना चाहिए क्योंकि वो सबको प्रेम करता था? गांधी का जीवन यही सिखाता था, अगर मेरे प्राणों की आहुति से भी 2 धर्मों के बीच प्रेम पैदा हो जाए, तो मैं समझूंगा मैंने कुछ किया। गांधी की मृत्यु, पर उसका अर्थ अमर। गांधी मर गए, लेकिन उनके सिद्धांतों ने दुनिया बदल दी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, गांधी ने दिखाया कि प्रेम ही असली शक्ति है। नेल्सन मंडेला ने कहा, मैंने गांधी से सीखा कि बंदूक नहीं, हृदय बदलता है। आज भी, जब दुनिया अंधेरे में जाती है, गांधी की यह आवाज़ गूंजती है, सत्य, अहिंसा और प्रेम, यही मेरा धर्म है। वो नहीं मरे, वो हर बच्चे की कहानी बन गए। गांधी मरे नहीं, वो बन गए। हर स्कूल की किताब, हर दीवार पर एक चित्र, हर संघर्ष में एक प्रेरणा, और हर दिल में एक मूक पुकार। आज जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है,
गांधी वहीं होते हैं। जब कोई बिना हिंसा के लड़ता है, गांधी वहीं होते हैं। इस अध्याय का सार, गांधी की हत्या एक विचार पर हमला था। पर विचार अमर था। वो गोली से नहीं मरे, वो प्रेम से जीते रहे। उनकी मृत्यु ने देश को और भी जोड़ दिया। गांधी मरे नहीं, वो हमारे भीतर समा गए। अब हम उस गहरी और सशक्त धारा की ओर बढ़ते हैं जिसे गांधी ने अपनी विचारधारा के रूप में प्रवाहित किया। वह विचारधारा आज भी हमारे समाज को जोड़ने, दिशा दिखाने और मानवता के सर्वोत्तम गुणों को उजागर करने में मदद कर रही है। गांधी की विरासत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि उनके विचार केवल एक समय के लिए नहीं थे, वे आज भी जीवित हैं और हर व्यक्ति में आत्मनिर्भरता, प्रेम और सत्य का संवेदनशील उदाहरण बनकर चमकते हैं। जो शरीर से गया, वो विचार बनकर पीढ़ियों में बस गया। गांधी के जाने के बाद भारत की सड़कें मानो अंधेरे में डूब गईं। दिल्ली और हर शहर में ये खामोशी थी, मानो देश एक लाश के समान खड़ा था। गांधी नहीं थे, पर उनके विचार हमारे भीतर गहरे बैठ गए थे। हर कोई कह रहा था, बापू तो जा चुके, लेकिन उनका सत्य और अहिंसा हमारे भीतर हमेशा रहेंगे। गांधी को मरे हुए 4 दिन ही हुए थे और उनके विचार नई पीढ़ी में जीवित होने लगे थे। लोगों ने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा योगदान धर्म या राजनीति नहीं था, बल्कि यह था कि उन्होंने सभी को दिखाया कि सत्य और अहिंसा से जीवन जिया जा सकता है। गांधी का विचार क्या था? उनका सबसे बड़ा संदेश। गांधी के जीवन का संदेश बहुत सादा था। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और अहिंसा से बड़ा कोई रास्ता नहीं। उनके जीवन में सच्चाई और बिना हिंसा के संघर्ष की ताकत थी। उनके अनुसार हर संघर्ष का तरीका प्रेम और सत्य होना चाहिए, न कि क्रोध और हिंसा। उनका यही सिद्धांत आज भी दुनिया भर में गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। यह वही सिद्धांत था जिसे उन्होंने नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और स्वीडन से लेकर क्यूबा तक लोगों तक पहुंचाया। गांधी का सबसे बड़ा प्रभाव, बदलाव की लहर। गांधी का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था, उनकी विचारधारा समाज में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम बन गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नैतिक मार्गदर्शन। गांधी ने जो संघर्ष किया, वह किसी राजनीतिक विरोधी से नहीं, बल्कि नैतिक युद्ध था। उनका उद्देश्य था केवल स्वतंत्रता नहीं, बल्कि समाज को आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी सशक्त बनाना। जब उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया, तो उन्होंने भारतीय जनता को बताया कि किसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई को अहिंसात्मक रूप से जीता जा सकता है। यही सोच भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पूरी दुनिया में एक आदर्श बनाती है। आज भी जब लोग न्याय के लिए खड़े होते हैं, वे गांधी के उस सिद्धांत को याद करते हैं जिसमें आत्मसम्मान और सत्य के रास्ते पर चलते हुए न्याय प्राप्त किया जाता है। गांधी के विचारों ने कैसे दुनिया को बदला? गांधी के विचारों ने केवल भारत को प्रभावित नहीं किया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और बाकी देशों में भी उनकी अहिंसा और सत्य की शक्ति का लोहा माना गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और गांधी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में इस्तेमाल किया। उन्होंने गांधी के सिद्धांतों को अपनाकर अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। गांधी की अहिंसा और सत्य का अविरल प्रवाह। गांधी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण था कि हर व्यक्ति का अंदरूनी संघर्ष उसकी बाहरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। उनके जीवन से यह सिद्ध हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का विचार बदलता है, तो समाज भी बदल सकता है। गांधी का विश्वास था, अगर तुम संसार को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को बदलो। ये संदेश आज भी सबसे प्रभावशाली है। हर व्यक्ति को यही प्रेरणा देता है कि अगर समाज में बदलाव चाहिए, तो पहले खुद को सकारात्मक और सत्य मार्ग पर चलाना होगा। गांधी के विचारों का वर्तमान में प्रभाव, वह आज भी हमारे बीच हैं। समाज में बदलाव के लिए शांति की आवश्यकता। आज भी गांधी के विचार हमें हिंसा के स्थान पर शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। चाहे वह महिला अधिकारों की लड़ाई हो,
जातिवाद का विरोध हो या पर्यावरण संरक्षण, गांधी का सिद्धांत विकसित हुआ है और हर एक पहलू में हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलें। वह आज भी हमें सिखाते हैं। अहिंसा का मतलब केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी बचने की कला है। गांधी की विचारधारा और आत्मनिर्भरता। गांधी ने हमेशा कहा कि देश की स्वतंत्रता उसके नागरिकों की आत्मनिर्भरता में निहित है। उनका विश्वास था कि आत्मनिर्भरता ही किसी राष्ट्र की असली शक्ति है। आज के समय में जब हम स्वदेशी वस्त्र, खाद्य उत्पादों और शिक्षा की बात करते हैं, तो ये गांधी का ही विचार है जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया और यह उनकी आत्मनिर्भरता की सोच थी जिससे भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना था। गांधी का एक अमर विचार, प्रेम की शक्ति। गांधी के लिए प्रेम सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का मुख्य आधार था। उन्होंने कहा था, प्रेम ही सबसे ताकतवर हथियार है जिसे कोई भी विरोधी नहीं जीत सकता। गांधी का ये संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। चाहे हम परिवार में हों, समाज में हों या राष्ट्र में, प्रेम और सहनशीलता का भाव हमें सशक्त बनाता है। यही गांधी की विरासत का सबसे बड़ा उपहार है। गांधी का जीवन और उनका विचार सदियों तक जीवित रहेगा। गांधी का जीवन और उनके विचार हमें हर दिन मार्गदर्शन देते हैं। उनके विचार कभी पुराने नहीं होंगे, क्योंकि वे सच्चाई और प्रेम की एक शाश्वत परिभाषा हैं। वो सिर्फ भारत के नहीं, पूर्ण मानवता के मसीहा थे। उनके द्वारा छोड़े गए सिद्धांत हर समय और हर जगह लागू होते हैं, और यही कारण है कि गांधी हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। अब हम उस गहरी धारा में उतरते हैं जो गांधी ने अपने जीवन और विचारों के रूप में पूरी दुनिया को दी। गांधी के विचार न केवल अपने समय तक सीमित थे, बल्कि उन्होंने हर युग में मानवता को दिशा दी। गांधी का विचार, अहिंसा और सत्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वह उस समय था। उनका गांधीवाद अब सिर्फ एक विचारधारा नहीं, बल्कि मानवता के प्रति एक जिम्मेदारी बन गया है जो हर पीढ़ी को अपनी ओर खींचता है। गांधी का विचार केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन है जो हर पीढ़ी को राह दिखाता है। 21वीं सदी में जब हम एक दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें संघर्ष, हिंसा और असहमति की बड़ी कड़ी चुनौतियां हैं, गांधी का विचार एक मशाल की तरह जलता है। आज के युग में जब हम वैश्वीकरण, आर्थिक दबाव और संस्कृति के विघटन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, गांधी का संदेश न केवल हमें राह दिखाता है, बल्कि हमारी मानवता की असल पहचान को भी उजागर करता है। गांधी का विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि आज भी हम सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने की आवश्यकता महसूस करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम सभी विविधताओं में एकता की तलाश में हैं। गांधी की धरोहर हमें समाज को जोड़ने का सबसे शुद्ध रास्ता दिखाती है। गांधीवाद का प्रादुर्भाव 21वीं सदी में। गांधी का विचार केवल एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन तक सीमित नहीं था। उनका गांधीवाद एक जीवन शैली, एक मूल्य प्रणाली और मानवता के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी था। आज के समय में जब हम पर्यावरणीय संकट, युद्ध, जातिवाद और आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, गांधी का विचार हमारी समाज सेवा और मानवता के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। उनकी अहिंसा की परिभाषा ने हमें ये सिखाया कि अगर हम शारीरिक हिंसा से बचते हैं, तो मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी बचना चाहिए। गांधी का विश्वास था कि दुनिया को बचाने के लिए हमें पहले अपने भीतर का अंधकार दूर करना होगा, ताकि हम सभी रिश्तों में प्रेम और सहानुभूति के साथ जी सकें। आज के युग में अहिंसा और सत्य का महत्व। आधुनिक युग में जब आतंकी हमलों, राजनीतिक संघर्षों और अर्थव्यवस्था की असमानताओं के कारण दुनिया लगातार खतरों से घिरी हुई है, गांधी का अहिंसा का संदेश हमें ये सिखाता है कि केवल शारीरिक लड़ाइयाँ नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों को भी शांत किया जाना चाहिए। गांधी की अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि यह जीने का तरीका है।
ये हमें ये समझने में मदद करता है कि अगर हम सत्य के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने संघर्षों में बिना हिंसा के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गांधी ने हमें दिखाया कि जो समाज हिंसा की ओर बढ़ता है वह न केवल बाहरी संघर्षों में उलझा रहता है बल्कि भीतर से खोखला हो जाता है। इसलिए अहिंसा और सत्य का आध्यात्मिक बल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गांधी का पर्यावरणीय दृष्टिकोण, नए युग की दिशा। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं तो गांधी के पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। गांधी ने हमेशा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात की थी। उनका विश्वास था कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ सकें। उनका साधारण जीवन और सादा भोजन हमें ये सिखाते हैं कि हमें वस्तुओं की अधिकता से बचना चाहिए और प्रकृति से संतुलन बनाए रखना चाहिए। गांधी का ये दृष्टिकोण आज के पर्यावरणीय संकट के समय में बहुत महत्व रखता है। उनका मानना था कि विकास और प्राकृतिक संतुलन के बीच समझौता होना चाहिए। गांधी का सिद्धांत, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। गांधी का स्वदेशी आंदोलन आज भी एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। आज की दुनिया में जहां वैश्वीकरण और बाजारवाद ने स्थानीय उत्पादन और स्वदेशी संसाधनों को हाशिए पर धकेल दिया है, गांधी का स्वदेशी आंदोलन हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने कच्चे माल और अपने उत्पादन पर निर्भर रहें। उनका आत्मनिर्भरता का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति उस राष्ट्र के नागरिकों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में है। गांधी का स्वदेशी आंदोलन हमें ये भी सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण किया जाना चाहिए ताकि समाज में संतुलन बना रहे। गांधी की धरोहर का वैश्विक प्रभाव। गांधी की धरोहर आज न केवल भारत बल्कि दुनिया के हर हिस्से में महसूस की जाती है। उनका सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश आज भी उन लोगों को प्रेरित करता है जो संघर्षों और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहे हैं। गांधी का गांधीवाद विश्व शांति, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे नेता गांधी से प्रेरित होकर अपनी जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने निकले। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली दुनिया भर की महिलाएं गांधी के विचारों से प्रेरित होकर समानता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ी। नए युग में गांधीवाद का जीवन में उतारना। आज के युग में जब हम आध्यात्मिकता और सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, गांधी का विचार हमें ये याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता, सत्य, प्रेम और अहिंसा हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। उनका जीवन दर्शन हमें ये सिखाता है कि दुनिया को बदलने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। गांधी का गांधीवाद आज के समय में एक जीवंत आदर्श है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों का आदान प्रदान, मानवाधिकारों का सम्मान और समाज में समानता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। गांधी का अंतिम संदेश, आपका कर्म ही आपका धर्म है। गांधी का अंतिम संदेश यही था कि जो कर्म आप कर रहे हैं वही आपका धर्म है। ये संदेश आज भी हमें ये याद दिलाता है कि हमें सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना है। गांधी का विचार, उनकी धरोहर और उनकी शिक्षाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे, हमारे विचारों में समाहित रहेंगे और हमारी दुनिया को हर दिन बेहतर बनाने की प्रेरणा देंगे। अब हम एक और गहरी यात्रा पर निकलते हैं जो गांधी के सपनों और उनकी दृष्टि के बारे में है। गांधी ने अपनी दृष्टि को कभी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया और उसे अपने समाज में साकार किया। उनका स्वतंत्रता संग्राम, उनकी समाज सेवा और उनके मूल्य सभी एक ही दिशा में चलने वाली सपने की कड़ी थी। वह सपना था समाज में शांति, समानता और मानवता का। गांधी का सपना था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और प्रेम मिले। प्रारंभिक दृश्य, गांधी का सपना, एक समान और शांतिपूर्ण दुनिया।
यह 1947 का भारत था। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन आज़ादी के साथ साथ विभाजन के आंसू भी साथ आए थे। लोग मानो नया सपना देख रहे थे, एक ऐसा भारत जहां सभी जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहें। गांधी का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि उनका सपना था कि हमारा देश केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही न पाए, बल्कि मानवता का एक आदर्श उदाहरण बने। गांधी के लिए स्वतंत्रता और समाज की समानता का मतलब था एक ऐसा समाज जहां कोई भेदभाव न हो और हर किसी को समान अधिकार मिले। लेकिन 1947 के बाद भारत के सामने अनेक संघर्ष और समाज में विघटन की चुनौतियां थीं। फिर भी गांधी के सपने ने हर छोटे से गांव से लेकर बड़े शहरों तक लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू की। उन्होंने हमें ये सिखाया कि समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें स्वयं को सुधारने की जरूरत है। गांधी का समाज में समानता का सपना। गांधी का सबसे बड़ा सपना था कि भारत में हर जाति, धर्म और समुदाय के लोग एक समान अधिकारों का अनुभव करें। उन्होंने जातिवाद और अछूतों के भेदभाव को न केवल अमानवीय माना, बल्कि इसे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी भी माना। उनका सपना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर अलग या कमतर न समझा जाए। दलितों के लिए उनका संघर्ष। गांधी ने दलितों के लिए संघर्ष किया, जिन्हें उस समय अछूत कहा जाता था। उनका कर्म था न केवल उन्हें समान अधिकार दिलाना, बल्कि उनके सामाजिक सम्मान को भी बहाल करना। गांधी का ये सपना केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह मूल्य आधारित था। उनका विश्वास था कि अगर समाज के सबसे कमजोर सदस्य को सम्मान मिलता है, तो समाज की वास्तविक स्वतंत्रता और समानता साकार हो सकती है। गांधी का सपना, शांति की दुनिया। गांधी का सबसे बड़ा सपना था शांति। उनके लिए शांति केवल एक राजनीतिक या युद्ध से बचने का नाम नहीं था, बल्कि यह था मानवता के सबसे गहरे सिद्धांत का पालन करना। उन्होंने दुनिया के देशों को अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि जो सच्ची शांति प्राप्त करना चाहता है, उसे अंदर से शांति और प्रेम का अभ्यास करना होगा। गांधी का सपना एक ऐसे समाज का था जिसमें हर व्यक्ति दूसरे की मदद करने को तैयार हो, धार्मिक भेदभाव न हो और हर एक के पास अपनी खुद की आवाज हो। उनका मानना था कि विश्व शांति के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत शांति की आवश्यकता है। गांधी का सपना, पर्यावरण का संरक्षण। गांधी का स्वदेशी आंदोलन और उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि प्रकृति से सच्चा प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। उनका सपना था कि हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें। उन्होंने जंगलों, पानी के स्रोतों और भूमि के उपयोग में सतर्कता की बात की थी। उनका स्वदेशी आंदोलन हमें ये याद दिलाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किसी भी समाज के लिए विनाशकारी हो सकता है। गांधी का सपना था कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकें। गांधी का सपना, आत्मनिर्भरता। गांधी ने आत्मनिर्भरता को भारतीय समाज का सबसे मजबूत स्तंभ माना। उनका सपना था कि भारत हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर हो और इस तरह दुनिया में अपनी सही जगह पा सके। उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया, ताकि हम अपने खुद के संसाधनों से आत्मनिर्भर बन सकें। गांधी का सपना था कि हमारी आदतों, हमारे जीवन के तरीके और हमारे रिश्तों में आत्मनिर्भरता हो। उनका ये सिद्धांत आज भी विकसित और विकासशील देशों में प्रासंगिक है, जहां आर्थिक असमानता और वैश्वीकरण के प्रभाव से स्थानीय बाजारों और समुदायों पर दबाव बढ़ रहा है। गांधी का सपना, विश्व एकता और सहनशीलता। गांधी का सपना था कि दुनिया में कोई भी देश या समाज किसी दूसरे से ऊपर न हो, बल्कि सभी देशों को समान सम्मान और समान अवसर मिलें। उनका ये सपना केवल भारत के संदर्भ में नहीं था, बल्कि ये दुनिया भर में फैले हुए संघर्षों और असहमति को शांत करने की दिशा में था। गांधी ने धार्मिक भेदभाव के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी और उनका मानना था कि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, न कि लोगों के बीच खाई पैदा करना।
उनका सपना था कि हर धर्म और संस्कृति के लोग एक दूसरे के सम्मान के साथ मिलकर शांति का निर्माण करें। गांधी का सपना, एक नया सामाजिक ढांचा। गांधी का सपना था कि सामाजिक ढांचे में बदलाव हो, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी समान अधिकार और अवसर मिलें। उनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र तभी बन सकता है जब उसका हर नागरिक समान रूप से भागीदार हो और उसका मानवाधिकार सुरक्षित हो। गांधी ने समानता, आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार को जोड़कर एक नया समाज बनाने का सपना देखा था, जो संवेदनशीलता और एकजुटता से सशक्त हो। उनका विश्वास था कि आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी का सपना, हर एक के लिए एक बेहतर भविष्य। गांधी के सपनों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था आत्मनिर्भरता और समानता का संदेश। उनका सपना था कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे और समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ एक प्रेरणादायक उदाहरण बने। उनका सपना था कि हर कोई अपने जीवन में शांति और सद्भावना का पालन करे और समाज में समानता और प्रेम का परचम लहराए। गांधी का सपना आज भी हमारे समाज और विश्व में जीवंत है। उनके विचारों ने हर युग में मानवता को जागरूक किया है और उन्हें उचित दिशा दी है। चाहे वह धार्मिक संघर्ष हो, जातिवाद हो या आर्थिक असमानता, गांधी के विचार हमें प्रेम और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम गांधी के अंतिम आदर्शों की ओर बढ़ते हैं, जो उनके जीवन का सार थे। यह वह समय था जब गांधी ने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों से पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के बारे में एक गहरी, आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तनकारी समझ दी। गांधी का जीवन न केवल उनके विचारों का प्रतीक था, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से यह सिद्ध किया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही प्रकृति और मानवता के लिए सबसे सही रास्ता है। उनके अंतिम आदर्श में यही गहरी दृष्टि और आध्यात्मिकता छिपी हुई थी, जो आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा बनकर चमकती है। गांधी का जीवन एक संदेश था, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलो और सच्चे उद्देश्य के लिए जियो। प्रारंभिक दृश्य। गांधी का समापन, शांति और सत्य का आदर्श। यह 1948 का भारत था, एक स्वतंत्र देश, लेकिन गांधी की अनुपस्थिति ने इस देश को एक गहरे शून्य में छोड़ दिया था। उनके जीवन की अंतिम यात्रा को देखना एक ऐसी घटना थी जो देश को हैरान कर देने वाली थी। गांधी, जो हमेशा हिंसा और नफरत के खिलाफ खड़े रहते थे, उनकी हत्यारी ने भारत को एक अदृश्य घाव दे दिया। लेकिन गांधी के जाने के बाद उनकी धरोहर और उनके विचारों की शक्ति ने भारत और पूरी दुनिया में एक नया आत्मविश्वास और शांति का संदेश फैलाया। गांधी का जीवन सत्य, प्रेम और अहिंसा का जीवंत उदाहरण था। उनकी आत्मा ने ये सिद्ध कर दिया था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने से न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि मानवता की असली जीत भी प्राप्त होती है। सत्य और अहिंसा, गांधी के जीवन का आधार। गांधी के लिए सत्य और अहिंसा जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ये सिद्ध किया कि सत्य की शक्ति में किसी भी अन्य शक्ति से ज्यादा ताकत होती है। उनका यह विश्वास था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने से कोई भी बुरा समय नहीं आ सकता, क्योंकि सत्य अंततः हर परिस्थिति में जीतता है। उनका यह अहिंसा का सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक हिंसा को भी समाप्त करने का मार्ग दिखाता था। गांधी का आध्यात्मिक आदर्श था कि अगर हम अपने भीतर शांति और प्रेम का पालन करते हैं, तो हम समाज में भी शांति और समानता की स्थापना कर सकते हैं। उनका यह विश्वास था कि दुनिया को बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा, और यही परिवर्तन सत्य और अहिंसा के साथ संभव है। गांधी का सत्य, आत्म प्रकाश का मार्ग। गांधी का सत्य केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत अनुभव और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा था। उन्होंने सत्य को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया, और उनका जीवन इस विश्वास से प्रेरित था कि सत्य की तलाश करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गांधी के लिए सत्य का अर्थ केवल भौतिक सत्य नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक सत्य था।
जो ईश्वर के प्रति आस्था और मानवता के लिए सच्चाई से जुड़ा हुआ था। गांधी का सत्य का अनुसरण केवल बोलने में नहीं बल्कि करने में था। उन्होंने जो कहा वह उन्होंने अपनी जिंदगी में पूरा किया। उनका यह विश्वास था कि जितनी सच्चाई आप अपने जीवन में उतारेंगे उतना ही आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश आएगा, और यह प्रकाश ही सभी समस्याओं का समाधान है। अहिंसा, गांधी का अंतिम आदर्श। गांधी के लिए अहिंसा न केवल शारीरिक हिंसा से बचने का नाम था, बल्कि यह एक जीवन दृष्टि थी। उनका विश्वास था कि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी न कभी विजयी होगा, क्योंकि अहिंसा में वह शक्ति है जो सभी संघर्षों को शांत कर देती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि मानवता का असली मार्ग अहिंसा ही है, क्योंकि अहिंसा में सभी जीवों के प्रति सच्चे प्रेम का आदान प्रदान है। गांधी का यह विश्वास था कि आध्यात्मिक शांति और आंतरिक प्रेम ही समाज में व्यापक शांति का कारण बन सकते हैं। उनकी अहिंसा एक मूल्य और धर्म बन गई थी, जिसे उन्होंने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो हम सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान शांति और प्रेम से पा सकते हैं। गांधी के अंतिम दिन, शांति की यात्रा का समापन। गांधी के जीवन का समापन एक गहरी सीख छोड़ता है। उनके अंतिम क्षण में, जब उनके सामने जीवन और मृत्यु का संघर्ष था, उन्होंने शांति और प्रेम के बारे में ही सोचा। गांधी का जीवन एक शांतिपूर्ण समापन का प्रतीक था, क्योंकि उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। उनकी हत्यारी ने उनका शारीरिक रूप तो समाप्त कर दिया, लेकिन उनके आदर्श, उनकी धरोहर और उनकी प्रेरणा आज भी दुनिया में जीवित है। गांधी के आदर्श न केवल एक देश बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। उनका यह विश्वास था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और दुनिया में भी परिवर्तन ला सकते हैं। गांधी का अंतिम संदेश, सत्य और अहिंसा का मार्ग। गांधी का अंतिम संदेश यही था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना ही मानवता का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमेशा अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करें, क्योंकि यही सत्य है। उनके लिए धर्म और राजनीति कभी अलग नहीं थे, और उनका जीवन यही दिखाता था कि व्यक्तिगत सत्य और सामाजिक अहिंसा के बिना किसी समाज की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। गांधी का अंतिम आदर्श था, सत्य और अहिंसा का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया में शांति और प्रेम की स्थापना भी कर सकते हैं। उनके जीवन ने ये साबित किया कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम न केवल अपने संघर्षों को जीत सकते हैं, बल्कि हम एक शांति, प्रेम और समानता से भरी दुनिया का निर्माण भी कर सकते हैं। अब हम गांधी के जीवन की अंतिम यात्रा पर चर्चा करते हैं, जो उनकी प्रेरणा और सीखों का एक समग्र सार था। गांधी का जीवन सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि वह एक समाज के बदलाव, एक आध्यात्मिक यात्रा और एक ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक था। उनका जीवन आज भी हमें सतत प्रेरणा और जीने की शक्ति देता है। यह उनकी समाज को एक नया दृष्टिकोण देने और दुनिया को प्रेम, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने की निरंतर यात्रा थी। गांधी का जीवन एक ऐसी यात्रा थी जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए सभी को प्रेरित करती है। गांधी का जीवन एक यात्रा की तरह था, जिसमें हर कदम पर नए अनुभव, नए संघर्ष और नए रास्ते थे। ये यात्रा भारत की स्वतंत्रता से लेकर आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सुधार की ओर बढ़ी। गांधी का जीवन कहीं से भी सामान्य नहीं था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं को पूरी तरह से बदलकर समाज के सबसे कमजोर हिस्से को सशक्त करने का कार्य किया। उनका ये संघर्ष केवल देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज की गहरी बुराइयों को पहचानकर उनके खिलाफ निवेदन और संघर्ष किया। नम्र शुरुआत, गांधी का सत्य और अहिंसा से परिचय। गांधी का जीवन एक शुरुआत से शुरू हुआ था, जब वह एक साधारण भारतीय लड़का थे, जो अपनी मां और अपने धार्मिक परिवेश से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।
उनकी जीवन यात्रा का पहला मोड़ तब आया जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और तब से उनका जीवन एक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन बन गया। उनका विश्वास था कि आध्यात्मिक उन्नति और समाज का सुधार एक ही चीज है। गांधी का यह आध्यात्मिक सफर उनके बचपन से लेकर युवावस्था तक के अनुभवों से जुड़ा था। उनका विश्वास था कि अपने आप को जानने और स्वयं को सुधारने के बिना कोई भी व्यक्ति समाज में बदलाव नहीं ला सकता। इस प्रक्रिया में उन्होंने यह महसूस किया कि सत्य और अहिंसा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। सामाजिक सुधार की यात्रा। गांधी ने अपनी यात्रा में समाज सुधार को सबसे पहले रखा। उनका यह विश्वास था कि जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और अशिक्षा जैसी समस्याओं को समाप्त किए बिना समाज में कोई भी बदलाव असंभव था। दलितों के अधिकार के लिए उनकी संघर्ष की यात्रा ने भारतीय समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनका ये कार्य किसी धार्मिक युद्ध या राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक मानवता के उद्धार का मिशन था। हिंसा के खिलाफ गांधी की जंग। गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी हिंसा के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने केवल भारत में सांप्रदायिक दंगों और हिंसा को समाप्त करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे दुनिया में शांति के आदर्श का प्रचार किया। उनका मानना था कि जो समाज हिंसा को नकारता है, वह समाज सशक्त होता है। उनके अनुसार अहिंसा का तरीका केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा को भी समाप्त करने का उपाय था। गांधी के विचारों का प्रभाव। एक वैश्विक आंदोलन। गांधी का जीवन हिंसा के खिलाफ एक आंदोलन था, जिसे उन्होंने केवल भारत तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने आध्यात्मिक सशक्तिकरण और मानवाधिकारों के सिद्धांत को दुनिया भर में फैलाया। उनके विचारों ने दुनिया के हर हिस्से में प्रभाव डाला, जहां आज भी लोग सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांतों का पालन करते हैं। गांधी ने ये सिद्ध किया कि नफरत और हिंसा से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। उनके अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों ने दुनिया के अन्य हिस्सों में भी सामाजिक बदलाव लाने का काम किया। आज भी उनका प्रेरणादायक जीवन कई देशों में न्याय, शांति और समानता की लड़ाई में प्रेरणा देता है। गांधी के विचार आज के समाज के लिए प्रासंगिक। गांधी का जीवन आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनका स्वावलंबन, स्वदेशी आंदोलन और आध्यात्मिकता के सिद्धांत आधुनिक दुनिया में भी महत्वपूर्ण हैं। गांधी ने धन, शक्ति और भौतिकता के चक्कर में न फंसते हुए आध्यात्मिक जीवन को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने हमें ये सिखाया कि मनुष्य का मूल्य उसके आंतरिक गुणों पर आधारित होना चाहिए, न कि भौतिक वस्तुओं और शोशेबाजी पर। गांधी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि हमारा उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि हम मानवता की सेवा करें और सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम प्रदर्शित करें। गांधी का जीवन एक प्रेरणा यात्रा का समापन। गांधी का जीवन एक प्रेरणा यात्रा है जो हमें आध्यात्मिक, सत्य, अहिंसा और प्रेम का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन केवल एक सिद्धांत या विचार नहीं था, बल्कि वह साक्षात आदर्श थे, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से जीकर दिखाया। उनका सच्चाई के मार्ग पर चलने का सिद्धांत, आध्यात्मिकता का पालन करने का आदर्श और समानता और न्याय के प्रति उनका समर्पण आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। गांधी का जीवन ये सिद्ध करता है कि यदि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलें, तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया में समाज के सुधार, मानवता के उद्धार और शांति का निर्माण भी कर सकते हैं। गांधी का जीवन और उनकी यात्रा हमें यही सिखाती है कि हम सभी की आत्मा में सत्य और प्रेम की शक्ति है, और यदि हम इन दोनों को अपने जीवन में सकारात्मक रूप से अपनाएं, तो हम समाज में गहरे बदलाव ला सकते हैं। गांधी का जीवन एक अद्वितीय प्रेरणा है, जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमसे कहता है, जियो और जीने दो, प्रेम करो और सत्य के मार्ग पर चलो। ये गांधी के जीवन के सफर का समापन है, जो हमें अपनी धरोहर, मूल्यों और प्रेरणा के साथ हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। धन्यवाद।
यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।